हेलो, मेरा नाम है उज्ज्वलानंद जैन। मैकेनिकल सारथी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका फोकस एसएससी जेई पे होगा। तो आज हम जो शुरू करने वाले सब्जेक्ट उसका नाम है पावर प्लांट। जो भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से होगा उसको पता है कि पावर प्लांट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है एसएससी जेई के, चाहे वो प्री हो चाहे रिसेंटली अभी जो मेंस पेपर हुआ हो। अगर आप देखेंगे तो पावर प्लांट के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इनफैक्ट कभी कभी तो 20 क्वेश्चंस के आसपास आपको पावर प्लांट के दिख जाएंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, सिर्फ पावर प्लांट के ही। तो ओवरऑल थर्मल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो भी एसएससी जेई की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर है वो भी आ चुका है एसएससी जेई का। तो आई थिंक जून में पेपर है, फरवरी में फॉर्म भरेंगे उसके। तो जो कोई भी बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा होगा तो ये सीरीज़ उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो जेई को लेकर ही मैं बना रहा हूँ। तो हम थर्मल को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी मैंने टॉपिक चुना है पावर प्लांट का, तो कंप्लीट पावर प्लांट मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे। और उससे पहले ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। तो हम पावर प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम पावर प्लांट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स कवर्ड, हम क्या क्या पावर प्लांट में टॉपिक कवर करने वाले हैं। किसके लिए? पावर प्लांट के लिए। जो भी स्टूडेंट इसको वीडियो को देखेगा तो आपसे लगभग 95 to 100% क्वेश्चंस बनेंगे पावर प्लांट के, एसएससी जेई के लिए खासकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैनकाइन साइकिल के बारे में। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रैनकाइन साइकिल, फिर गैस पावर प्लांट, ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया एसएससी के, बट आप पढ़ लीजिए। एक बार आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से कवर कर लीजिए सिलेबस, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन, फोर्थ हम पढ़ेंगे बॉयलर्स के बारे में, फिफ्थ स्टीम नोजल, सिक्स्थ हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेसर के बारे में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम रैनकाइन साइकिल कवर करेंगे, गैस पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, स्टीम टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे, बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, स्टीम नोजल के बारे में पढ़ेंगे और कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम वो रैनकाइन साइकिल से शुरू कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो रैनकाइन साइकिल से। तो रैनकाइन साइकिल, ठीक है। तो पहले इसके कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो की पॉइंट है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ सकता है, और इनफैक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो ये पूछा भी है। ओके, तो सबसे पहला ये साइकिल यूज कहाँ होता है? तो दिस साइकिल इज यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट। ये कहाँ यूज होता है साइकिल? स्टीम पावर प्लांट में। ओके, सेकंड, अगर हम इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करें, जो कि पूछता है कि इसकी अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 40 to 45% के आसपास होती है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, मैं अभी आपको वो लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं, उसके बाद मैं वो लिखवाऊंगा जो आपको समझ के आंसर देना है उन क्वेश्चंस के। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे उसका वो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे आप उसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है लगभग 640 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है।
अब एग्जैक्टली ये नहीं होगा डेटा, इसके आसपास का डेटा होगा वो भी सही है, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसा देता है कि आप प्रिडिक्ट कर लेंगे अगर आपने ये वैल्यू आपके मेमोरी में याद है तो, ठीक है। ओके, अब हम रनकाइन साइकिल के बारे में देखते हैं कि रनकाइन साइकिल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ रनकाइन साइकिल, कंपोनेंट ऑफ रनकाइन साइकिल, ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। मैं वो लिखता हूँ पहले, बॉयलर, सेकेंड टर्बाइन, थर्ड कंडेंसर, फोर्थ पंप, ठीक है। ये टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये मैं सिस्टमैटिक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ये स्टीम यहाँ से निकलेगी, ये क्या है? ये बॉयलर है आपका, पहला कंपोनेंट जो मैंने लिखवाया है। दिस इज टर्बाइन, दिस इज कंडेंसर, एंड दिस छोटू इज पंप, ओके। छोटू जो है वो पंप है। तो ये स्टीम का डायग्राम है, डायरेक्शन किस तरह से फ्लो हो रही है, ओके। देखिए हम रनकाइन को साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट होगा इस साइकिल का स्टार्ट होने का और जो फाइनल पॉइंट होगा इस साइकिल के एंड होने का, वो दोनों एक ही होंगे। अभी हम वो डायग्राम में देखेंगे, इसी चीज़ से एक साइकिल बनता है, वो चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, बट वो एक एक सिस्टमैटिक ऑर्डर कंप्लीट करके इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होंगे, ठीक है। ये तो देखिए, मान लीजिए ये इस पॉइंट पे स्टेट 1 है स्टीम का, इस पॉइंट पे स्टेट 2 है स्टीम का, यहाँ पे स्टेट 3 है और यहाँ पे 4 है। हम स्टेट क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम जब प्रॉपर्टी डायग्राम में ड्रॉ करें तो हमको क्लियरली पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि कौन सा इनलेट पॉइंट है बॉयलर का, कौन सा इनलेट पॉइंट है टरबाइन का, ये हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ये सिस्टमैटिक डायग्राम है। देखिए एक साइकिल है और ये कैसी साइकिल है? क्लॉकवाइज। तो जब भी कोई साइकिल क्लॉकवाइज होती है तो वो वर्क प्रोड्यूसिंग होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनी साइकिल ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम ठीक है, वो क्या होगी? अगर वो क्लॉक होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगी, वो वर्क प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होगी, ठीक है। ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के एग्जांपल क्या होंगे? आप इसको कहाँ पढ़ते हैं? आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग में इस बारे में पढ़ते हैं। आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अगर कोई भी साइकिल आप देखें, चाहे वो रनकाइन है हो आ जाए आपके सामने या गैस पावर साइकिल आ जाए, आप देखना वो साइक्लिक जो है वो क्लॉकवाइज होगी। एक होता है आईसी इंजन, ठीक है। आप आईसी इंजन में भी देख लीजिए, चाहे आप ऑटो साइकिल देख लीजिए, चाहे आप डीजल साइकिल देख लीजिए, वो जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज होती है। जो वर्क एब्जॉर्बिंग होती है उसका एग्जाम्पल है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। RAC में जो भी आप
वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल देखे या वेपर कंप्रेशन साइकिल देख ले, वो ऑल आर एंटी क्लॉक। ठीक है, तो ये बेसिक था थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि मुझे यहाँ बताना ज़रूरी लगा, क्योंकि ये जितने भी सब्जेक्ट है, पावर प्लांट, आईसी इंजन, ये सब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रॉपर्टी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम इसको प्रॉपर्टी डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब जो स्टीम पावर प्लांट साइकिल होती है, दैट इज रेनकाइन साइकिल, वो वहाँ पे जो होगा वो वाटर से स्टीम और स्टीम से वाटर, मीन्स फेज चेंज इन्वॉल्व होगा। तो जहाँ पर भी फेज चेंज होता है वहाँ पे डोम बनता है, डोम शो करता है फेज चेंज प्रोसेस को। ठीक है, डोम बनेगा वहाँ, मतलब होता है फेज चेंज। तो चलिए टीएस डायग्राम, मगर टीएस दैट इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले आपको डोम बनाना पड़ेगा। हमने अपना डोम बना लिया। अब हम मानते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेट है, ये स्टेट 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब जो प्रोसेस है वो 2 तक जाएगा, मान लीजिए सेकेंड पॉइंट है। अभी हम आपको इसको लिखेंगे कि सारे प्रोसेस कौन से होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, ये 3 है, यहाँ से ये गया 4 और ये जो गया 5, सॉरी 4। हाँ देखिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। अब आप देख लीजिए जो साइकिल है ये क्लॉकवाइज है। तो रेनकाइन साइकिल क्या होगी, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, इसलिए हम स्टीम पावर प्लांट में यूज़ कर रहे हैं। स्टीम पावर प्लांट से हमको वर्क मिलता है। ओके, तो 1 2 3 4। अब देख लीजिए, अब जो प्रोसेस है हम वो लिख लेते हैं, प्रोसेस 1 to 2। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ताकि स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा कोई एलियन चीज़ें ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे और आपका कंप्लीटली जो सिलेबस होगा वो आपके बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो 1 to 2 क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइजेंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी आप देख लीजिए S1 और S2 सेम है यहाँ पे। ठीक है, आइजेंट्रोपिक एक्सपांशन। प्रोसेस 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये 2 to 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब 3 to 4 ये भी है, ये है आइजेंट्रोपिक, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है, दैट इज S3 इज इक्वल टू S4। क्लियर, कंप्रेशन 4 to 1 ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये चारों प्रोसेस आप याद कर लीजिए। तो मैं अगर ब्रीफली आपको यहाँ लिखूँ कि रेनकाइन साइकिल में जो 4 प्रोसेस होते हैं उसमें से कितने कौन से प्रोसेस है, रेनकाइन साइकिल, सो 2 आइजेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। कांस्टेंट प्रेशर को ही हम बोलते हैं आइसोबैरिक। ठीक है, तो रेनकाइन साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 2 आइजेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, कई बार डायरेक्टली पूछ देता है कि रेनकाइन साइकिल में जो प्रोसेस हैं वो कौन से हैं, ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो ये हमने देख लिया 1 2 3 4। ठीक है, हम इसका रेनकाइन साइकिल का कार्नोट साइकिल से भी कंपेयर करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है,
पहले हम रैंकाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब हम कंपेयर भी बड़े आसानी से हम कर लेंगे। अब याद रखिएगा, पावर प्लांट में अगर आपको एफिशिएंसी जज करनी है, अभी हम अलग अलग पैरामीटर को भी देखेंगे कि प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा, सुपर हीटिंग करेंगे क्या होगा, सब कूलिंग करेंगे क्या होगा, अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो चीज़ है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब हम जो ये प्रोसेस है उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है जो पावर प्लांट में आपको लगेगा अगर आपको एफिशिएंसी रिलेटेड चीज़ें निकालनी है। तो आप याद रखना कि अगर एफिशिएंसी जो होगी वो 1 माइनस टी मीन ऑफ हीट रिजेक्शन अपॉन टी मीन ऑफ हीट एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपका पैरामीटर चेंज करूँगा ना तो इसकी बहुत यूज़ होने वाली है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी एम आर क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, टी एम ए मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ठीक है, देखिए अगर टी मीन रिजेक्शन डिक्रीज हो रहा है व्हेन टी मीन एडिशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो अगर टी मीन रिजेक्शन आप इस फॉर्मूले से देखिए, अगर ये कम हो रहा है तो ये टोटल पैरामीटर कम हो गया, तो जो 1 में माइनस हो रहा होगा वैल्यू वो कम होगी, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर मीन कम होगा तो ये टोटल जो पैरामीटर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो 1 से जो माइनस होने वाली वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टी मीन रिजेक्शन के होने से एफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ती है। अब सिमिलरली अगर मैं टी मीन एडिशन को डिक्रीज करूं और टी मीन रिजेक्शन मेरी कांस्टेंट हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप खुद बताइए। तो सिंपली सी बात है, अगर ये कम होगा तो ये क्योंकि ये डिनोमिनेटर नीचे है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी ना कि नहीं होगी? 1/2 और 1/3 में बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 1/3 और 1/2 में, तो 1/2 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है टी मीन एडिशन, तो जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखिए ये तो मैंने फॉर्मूला वाइज बता दिया। आप एक बेसिक चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हीट एडिशन हो रहा है और जो हीट रिजेक्शन हो रहा है, मान लीजिए टी एडिशन हो रहा है और ये टी रिजेक्शन हो रहा है, ये गैप जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये आप याद रख लीजिए, ये बहुत की पॉइंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जिस टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रही है और जिस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट हो रही है, ये गैप जितना ज़्यादा कब करेंगे आपकी एफिशिएंसी ऑफ साइकिल बढ़ जाएगी। मैं अब ये देखिए, अब यहाँ खुद लॉजिक लगाइए। चलिए देखिए, मैंने पहला केस क्या बताया था कि टी मीन रिजेक्शन कम हो रहा है, तो मैं इस वैल्यू को कम कर दिया और मैंने इस एडिशन को फिक्स रखा, दैट इज़ ये। तो ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, तो देखिए गैप बढ़ गया, गैप इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। तो देखिए पहले केस में एफिशिएंसी हमने बढ़ गई ले ली। अब सेकेंड केस क्या है कि टी मीन एडिशन कम हो रहा है, तो ये जब वैल्यू कम होगी स्केल पे तो ये वैल्यू नीचे जाएगी, न्यू वैल्यू, और ये टी मीन रिजेक्शन सेम होगी, तो देखिए ये जो गैप है, गैप डिक्रीज हो गया। तो गैप अगर डिक्रीज होगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। ये प्रूफ हो गया पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्या होगा
अब एक और क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं जो इसमें से आता है, तो वो इस कॉन्सेप्ट से आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ वो एक बार अच्छे से सुनिए। एक क्वेश्चन आता है कि जो रेनकाइन साइकिल है उसकी एफिशिएंसी विंटर में हाई होगी या एफिशिएंसी समर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अब अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ विंटर की मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए टी मीन एडिशन तो सेम होगा क्योंकि किसी सोर्स से ऐड हो रहा है हीट। ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्मल टी मीन रिजेक्शन थी। विंटर पे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर या सिंक का जो टी मीन रिजेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा ना। बाहर का टेम्परेचर कम हो गया है तो वो जो गैप है वो बढ़ जाएगा, आप खुद सोचिए। ठीक है, ये टी मीन रिजेक्शन कब का है? विंटर का। विंटर में बाहर का टेम्परेचर कम होता है ना, तो ड्रॉप होगा। और एटमॉस्फेयर है तो ये हमारा सिंक हो गया, सोर्स जो हम वो बॉयलर वॉयलर में आग लगाए थे वहां से हुआ। ये जो और ये जो है, ये वाला लाइन, ये टी मीन रिजेक्शन फॉर समर। ठीक है, तो जो गैप फॉर समर है और दिस इज गैप फॉर विंटर। तो जो गैप फॉर समर है वो गैप फॉर विंटर से कम है, दिख रहा है हमको। ये विंटर में गैप ज़्यादा होगा ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ओवरऑल टेम्परेचर गैप बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी विंटर में उस साइकिल की ज़्यादा होगी एफिशिएंसी समर के। ठीक है, क्लियर? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम रेनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी देख लेंगे और इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सबसे पहला कंक्लूजन कि देखिए, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है कहां पे? एट टरबाइन एग्जिट। दैट इज जो x2 है शुड नॉट बी बिलो 88%। और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.88 से कम ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0.88% से ज़्यादा कम हो गई तो वहाँ क्या होगा? ब्लेड का इरोजन हो जाएगा। इसके नीचे अगर गई तो क्या होगा? ब्लेड इरोजन। क्या हो जाएगा? ब्लेड का इरोजन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ब्लेड का इरोजन ना हो इसलिए हम जो ब्लेड का यूज़ करते हैं मटेरियल, वो ब्लेड मटेरियल कौन सा यूज़ होता है रेनकाइन में? ब्लेड मटेरियल इस इरोजन को रोकने के लिए वो होता है निकेल बेस सुपर एलॉय। निकेल बेस सुपर एलॉय। क्यों? क्योंकि ब्लेड मटेरियल कौन सा होगा? ब्लेड इरोजन रोकने के लिए निकल बेस मटेरियल होगा। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.88 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट,
देखिए जो कंडेंसर exit is always saturated liquid. ठीक है, क्यों? बिकॉज जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है? वेपर का लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाना, हीट हम उससे खींच लेंगे। ठीक है, तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है वो रैंडम प्रोसेस होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इज रैंडम प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वो रैंडम प्रोसेस होता है, आप उसको बीच में नहीं रोक सकते। ये नहीं कि जब x की वैल्यू 0.3 हो जाएगी तो मैं कंडेंसेशन रोक दूंगा, ऐसा नहीं होता। कंडेंसेशन जो होता है वो रैंडमली हो जाता है, वेपर जो है वो लिक्विड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हैं आप? तो उसको बीच में नहीं रोका जाएगा। इसलिए जो x3 पॉइंट होगा, तो जो स्टेट 3 होगा वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, सैचुरेटेड लिक्विड हुआ, क्योंकि बीच में आप उसको नहीं रोक सकते। कंडेंसेशन जो एग्जिट है, आप यहाँ देख लीजिए डायग्राम में, ठीक है, कंडेंसेशन एग्जिट में अगर आपको दिखाऊं तो ये कंडेंसर का जो एग्जिट है वो क्या है? ये एग्जिट जो है वो स्टेट 3 है। डायग्राम में भी देख लीजिए, जो स्टेट 3 है वो मैंने कहाँ ड्रॉ किया था? वो मैंने सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे की थी। अगर मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख दूँ तो चलिए, जहाँ सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइन एक जगह कोइंसाइड करती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है, क्या? सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइन जहाँ पे एक दूसरे को टच करती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सो ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड वेपर है और ये है सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, और ये जो अंदर का रीजन है डोम के अंदर उसको हम बोलते हैं वेट रीजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये वेट और सैचुरेटेड की बात आई है तो मैं एक एक्स्ट्रा छोटा सा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ बीच बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपको ये याद रख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सैचुरेटेड, चाहे वो वेपर हो चाहे वो लिक्विड हो, वो जो लाइन में दिखाई ना आपको सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर, अगर वहाँ पे कोई भी साइकिल में पॉइंट है, दैट इज स्टेट कोई भी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1। याद रखिए आप ये चीज़, वो 1। सिर्फ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी से आप उसका पूरे डिटेलिंग कर सकते हैं। सिमिलरली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वेट रीजन में होगा, ठीक है, ये डोम के अंदर विद इन डोम, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। आपको 2 प्रॉपर्टी लगेगी वहाँ की पूरा हिस्ट्री जानने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट की। ठीक है, कोई भी 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टी लगेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं यहीं से। देखिए जो पंप वर्क होता है कहाँ पे? रैनकाइन साइकिल में। वो क्या होता है? इज वेरी लेस। अभी आप पूछेंगे कि सर वो वेरी लेस क्यों होता है, आपने ऐसा कैसे कंक्लूड कर लिया? ठीक है, तो अगर इफ डेटा इज नॉट गिवन, अगर डेटा गिवन नहीं है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे आपने बोल दिया? तो देखिए, जो वर्क होता है, वर्क ऑफ पंप इज माइनस वी डी पी। ठीक है, ये तो ओपन सिस्टम के लिए वर्क है, आपको पता ही है। अब देखिए जो वी लिक्विड होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वो बहुत ही कम होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉलर देन, सो इसके कारण, और यहाँ पे क्या होगा? वी लिक्विड पंप वर्क में, क्योंकि स्टेट 3 से शुरू हो रहा है प्रोसेस,
एंड स्टेट 3 हमने पहले ही देख लिया है, दैट इज कंडेंसर का एग्जिट वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। तो क्योंकि लिक्विड की स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होती है कंपेयर टू वेपर, तो जो टरबाइन से हमको एक्सपांशन से वर्क मिलेगा वो पंप वर्क के कंपेयर में बहुत ही गुना ज़्यादा होगा। तो हम पंप को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और एक ये बहुत फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनफैक्ट आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है, खैर ये एसएससी जेईई में भी पूछ सकता है, तो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव कंडेंसर। क्यों? देखिए, जो कंडेंसर होता है वो एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से नीचे काम करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से सुनिए उसको। जो कंडेंसर होता है वो एटमॉस्फेयर के नीचे काम करता है। सो मैंने आपको क्या बताया था, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलेगा। तो अगर कंडेंसर आपने हटा दिया तो आपका जो सिंक है वो एटमॉस्फेयर हो गया, तो आपका जो गैप है वर्क आउटपुट के लिए वो कम हो गया। तो कंडेंसर हटाने से क्या होगा, वर्क जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कंडेंसर रिमूव होता है तो टरबाइन वर्क डिक्रीज होगा। यही एक रीज़न है कि रेनकाइन साइकिल इज क्लोज्ड साइकिल। क्लोज्ड साइकिल का मतलब क्या है, जो वर्किंग फ्लूइड है वो सेम वर्किंग फ्लूइड बार बार सर्कुलेट होगा, वो एटमॉस्फेयर में डंप नहीं किया जाएगा। क्लियर? गैस टरबाइन साइकिल में हम ओपन साइकिल भी पढ़ते हैं और जनरली ओपन साइकिल प्रीफर भी करते हैं, बट रेनकाइन साइकिल इज ऑलवेज क्लोज साइकिल। वहाँ पे वर्क अगर कंडेंसर हटा तो आपका वर्क जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको रेनकाइन साइकिल को क्लोज ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल के बारे में हम और कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, जो हीट सप्लाइड होगी दैट इज क्यू सप्लाइड, वो क्या होगी, H1 माइनस H4। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से एक बार और रेनकाइन साइकिल को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए। एंड दिस 4 साइक्लिक कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, जो हीट एडिशन है वो यहाँ है, यहाँ हीट सप्लाइड हो रही है Q सप्लाइड, एंड यहाँ पे Q रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे आपको वर्क ऑफ टरबाइन मिल रहा है, यहाँ पे आपको वर्क ऑफ पंप आप दे रहे हैं, और ये डायग्राम क्या है, TS डायग्राम। ठीक है, तो H1 से ये पॉइंट की जो एंथैल्पी चेंज होगी वो आपकी Q सप्लाइड है। ठीक है, उसी तरह इसी साइकिल पे अगर मैं देखूँ वर्क ऑफ टरबाइन क्या होगी, ठीक है, वर्क ऑफ टरबाइन वो क्या होगा, H1 माइनस H2। ठीक है, Q रिजेक्शन जो कि कंडेंसर में होगा दैट इज H2 माइनस H3। वर्क ऑफ पंप क्या होगा, H4 माइनस H3, जिसको आप माइनस VDP भी ले लेते हैं। V आप किसका लेंगे, थर्ड पॉइंट का, 3.3 का। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, रेनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, तो ये क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस नेट, याद रखना नेट वर्क प्रोड्यूस है अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क ऑफ पंप इंटू Q सप्लाइड। देखिए ये क्या होता है, नेग्लेजिबल। अगर ये नहीं दिया है तो आप मत लीजिए, इसको अलग से नहीं निकालना अगर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि उसने वॉल्यूम दे दिया और प्रेशर डिफरेंस दे दिया तो आप माइनस VDP निकाल के वर्क पंप वर्क निकाल सकते हैं। बट अगर उसने डेटा नहीं दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम है, हम पहले ही देख चुके हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन जो है वो क्या होगी, वर्क ऑफ टरबाइन क्या है, H1 माइनस H2। Q सप्लाइड क्या है, H1 माइनस H4। ये हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकता है।
ओके, अब इफेक्ट हम देख लेते हैं अलग अलग पैरामीटर का हम चेंज करने पे हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या चेंज आ रही है रेनकाइन साइकिल में। इफेक्ट, ठीक है, तो पहला इफेक्ट, अगर हम कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करें, डिक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, पहला हमको ये देखना है कि अगर हम कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड वाला डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, this is 0.3 and this is 0.4, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, सो जो चेंज्ड साइकिल होगा उसको मैं डैश से शो करूंगा, डैश, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये कंडेंसर प्रेशर अब यहाँ ला लिया मैंने, तो ऑब्वियसली अब ये जो 2 है वो नीचे जाके 2 डैश में जाएगा। सिमिलरली कंडेंसर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट जाके लिक्विड हमको इस पॉइंट पे जाएगा, तो ये 3 डैश हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। अब जो वो वर्क हो, वो जो WT होगा, सॉरी W पंप जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये 4 डैश हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये 4 था, ठीक है। तो ये अब, ठीक है, तो ये एक ये साइकिल हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं। ये 1 2 डैश, ठीक है, 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश 1, न्यू साइकिल। हमने क्या किया है, कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस किया। अब हम इफेक्ट इसके देख लेते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क ऑफ टरबाइन पे क्या इफेक्ट होगा। WT आप खुद देख लीजिए, H1 से H2 पहले हो रहा था, अब क्या होगा, H1 से H2 डैश, तो ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है, तो वर्क ऑफ टरबाइन बढ़ेगा, पहला। क्लियर है ये बात? ओके, अब आप ये बताइए मुझे कि Q सप्लाइड बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए पहले H1 से H4, यहाँ ये H4 और H1 के बीच हीट ट्रांसफर हो रहा था बॉयलर में, अब 4 डैश से 1, तो देखिए ये ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट, क्योंकि पहले 4 था, अब एंथैल्पी कम हो गई, तो 4 से 4 तक लाने के लिए पहले 4 डैश टू 4 आपको हीट करना पड़ेगा, फिर 4 to 1, तो Q सप्लाइड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब Q सप्लाइड भी बढ़ गई, W नेट भी बढ़ गया, W टरबाइन भी बढ़ गया, W नेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पंप वर्क तो नेग्लेजिबल होता है, पंप वर्क इज नेग्लेजिबल ना, तो W टरबाइन अगर बढ़ रहा है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि W नेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि पंप वर्क तो नेग्लेजिबल है। T मीन ऑफ एडिशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्यों, पहले जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो T1 और T4 के बीच था, अब T1 और T4 डैश, और देखिए TS डायग्राम है ना, ठीक है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो T1 और T4 डैश के बीच, तो देखिए T4 डैश में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो अब जो इसका मीन होगा 1 and 4 डैश का, वो T1 and T4 से कम होगा, समझ रहे हैं। तो T मीन एडिशन ड्रॉप हो गया। T मीन रिजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, T मीन रिजेक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू T मीन एडिशन, क्योंकि आपने सीधा बॉयलर के कंपेयर पे आपने कंडेंसर को डायरेक्टली ही प्रेशर ड्रॉप किया, तो सैचुरेटेड वेट रीजन पे टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक ड्रॉप हो गया। तो जो टेम्परेचर ड्रॉप है किसका, कंडेंसर का, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बॉयलर के एडिशन टेक मीन टेम्परेचर के ड्रॉप होने पे, ठीक है। तो T मीन रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ। Q रिजेक्शन के बारे में कांट से, अब मैं इसको आपको बता देता हूँ क्यों आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए 2 to 3 का जो वो होगा
क्या बोलते हैं, हीट रिजेक्शन होगा, वो क्या होगा, एरिया अंडर टीएस डायग्राम। तो ये टीएस है, तो अगर मैं ये ऐसी लाइन खींच दूं, ठीक है, ये ठीक है, तो ये जो रेड रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, क्यू आर है, क्लियर। अब जो क्यू आर डैश होगी वो कौन सी होगी, वो ये सेम, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो ये जो रीजन है ये क्यू आर का होगा, डैश का। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो एरिया इतना बड़ा है, ये जो एरिया इतना बड़ा है और ये जो एरिया ये जो कम हुआ है, ये जो कम हुआ है और ये जो पोर्शन बढ़ा है क्यू रिजेक्शन डैश में, और ये वाला ये एरिया कम हो गया है, ये रिड्यूस हुआ है, तो ये कितना कम हुआ और ये कितना बड़ा है आप बिना पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जाने नहीं बता सकते। मेरा पॉइंट समझे, क्यू रिजेक्शन जो डैश है, जो सेकंड हमने मॉडिफाई किया है, उसमें ये पोर्शन ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, और ये जो पोर्शन है ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एडिशन ज़्यादा है कि सब्सट्रैक्शन ज़्यादा है, ये आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए जो क्यू रिजेक्शन है इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ ताकि मेन डायग्राम पे कोई फर्क ना पड़े। मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है, ओके। ये एडिशन को भी मैंने रिजेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये इसको हटा देता हूँ मैं, ये 2 डैश, ये 3 डैश, कंप्लीट, ओके। तो ये पहला हो गया, क्लियरिटी से आपको समझ आ गया होगा। अब सेकेंड हम केस देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन, इंक्रीज इन बॉयलर प्रेशर। ओ वेट जस्ट अ सेकेंड, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताना भूल गया। देखिए, अब हम एग्जिट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ड्राइनेस फ्रैक्शन होती क्या है। व्हाट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये। अब देखिए, जो 2 डैश है तो पहले ये था, अब देखिए और वेपर का जो है वो अमाउंट कम हो गया, तो x2 जो है वो ग्रेटर है x2 डैश के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन इन ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया तो मॉइस्चर कंटेंट स्टीम में बढ़ जाएगा, कहाँ, टरबाइन के एग्जिट पे, तो ब्लेड हो जाएगा इरोड, तो आपकी हो जाएगी हालत खराब, ठीक है। तो रिडक्शन इन किस पे, ड्राइनेस फ्रैक्शन पे। और अगर मैं यहाँ अब देखो एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैंने ड्राइनेस फ्रैक्शन देख लिया कि यहाँ तो मुझे नुकसान हो रहा है कि अगर मैं ज़्यादा ही रिड्यूस कर दिया तो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, इतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा कि मेरा जो टरबाइन ब्लेड है वही उड़ जाएगा, और वो बहुत महंगा आता है, ठीक है, वो बहुत महंगा बनता है, वो बहुत महंगे प्रोसेस से बनता है टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर एफिशिएंसी देखूँ इस पर्टिकुलर केस में, तो टी मीन रिजेक्शन मैंने पढ़ा था और टी मीन एडिशन पढ़ा था। अब आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ आप देखिए, जो टी मीन एडिशन है वो कम हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर हमने पहले पढ़ा था टी मीन एडिशन जब भी कम होगा तो गैप कम हो गया, तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि टी मीन रिजेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो आप फ़र्क समझिए, देखिए टी मीन एडिशन अगर आप एज्यूम कर लीजिए, अगर टी मीन एडिशन 10 अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, टी मीन एडिशन अगर 10 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो टी मीन रिजेक्शन 30 डिक्रीज हो गया, तो पहले से भी ज़्यादा गैप हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए टोटल 100 गैप है, मान लीजिए टोटल 100 गैप है, टी मीन एडिशन 10 अमाउंट से डिक्रीज हुआ, लेकिन टी मीन रिजेक्शन 30 अमाउंट से डिक्रीज हो गया, तो ये जो गैप 100 था ये 110 120 पहुंच गए, तो ये गैप और बढ़ गया। तो जहाँ गैप बढ़ गया
वहाँ एफिशिएंसी बढ़ गई। जहाँ गैप बढ़ गया, ओवरऑल गैप जहाँ बढ़ गया वहाँ एफिशिएंसी बढ़ गई। इसलिए मैंने आपको ये नहीं बोला था कि हमेशा टी मीन रिजेक्शन और हमेशा टी मीन एडिशन से आप समझिए, इसलिए मैंने आपको गैप का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको नेट गैप देखने इनिशियल और फाइनल में, अगर जिसमें गैप ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ठीक है, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या है केस, अगर मैं आपकी सेकंड केस की बात करूँ तो वो क्या होगा, तो जो सेकंड केस है वो इंक्रीज इन बॉयलर प्रेशर। बॉयलर प्रेशर में इंक्रीज। अब देखिए फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये साइक्लिक मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। 1 2 3 4 नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर मैं बॉयलर का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो ये बॉयलर का प्रेशर ज़्यादा हुआ, ये प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अब जो स्टेट 1 है वो यहाँ आ गई, तो ये 1 डैश मैंने इसको कह दिया। अभी सीधा ड्रॉप हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये 2 डैश यहाँ आ जाएगा। 3 और 3 डैश सेम जगह होगा। अब ये 4 डैश जो होगा वो यहाँ होगा, बढ़ जाएगा ये 4 डैश ऐसा। ठीक है, ठीक है ये चीज़। तो देखिए अब जो वर्क ऑफ टरबाइन है, वर्क ऑफ टरबाइन, ठीक है, अभी आप ये खुद देख लीजिए H1 एंड H4 का गैप आप खुद देख लीजिए, और H1 डैश और H2 का डैश देख लीजिए कौन ज़्यादा है। H1 डैश और 2 डैश के बीच का गैप ज़्यादा है। आई मीन 1 डैश एंड 2 डैश का गैप ज़्यादा है 1 एंड 2 के कंपेयर में, तो 1 डैश 2 डैश का वर्क आउटपुट ज़्यादा होगा, तो वर्क ऑफ टरबाइन बढ़ जाएगा। इसी कारण वर्क ऑफ नेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पंप पर नेग्लिजिबल, उसको हम ध्यान भी नहीं देते उतना। ठीक है, यहाँ पे क्यू रिजेक्शन कम हो जाएगा। अब वो आपको दिख रहा होगा, ये तो ये वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा है कंपेयर टू इसके। ठीक है, ये 2 डैश मतलब ये 2 से 3 के बीच का आप हीट ट्रांसफर देखेंगे तो डायरेक्ट टीएस डायग्राम में उसको आप नीचे प्लॉट कर देंगे एस पे। तो ये है सेकेंड केस पे क्यू आर डैश, ये इतना पोर्शन कम हो गया। ठीक है, तो क्यू रिजेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्यारा सा डोम चला गया, कोई बात नहीं, हम एक और डोम बना लिया हमने प्यारा सा। ठीक है, क्यू रिजेक्शन हमारा डिक्रीज हो गया। टी मीन एडिशन बढ़ जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये जो 4 डैश है वो ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है कंपेयर टू 4 के। 1 भी ऊपर पहुंच गया 1 डैश के, तो जो टोटल टेम्परेचर है अब वो ज़्यादा हीट, हायर टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रही होगी। तो टी मीन ऑफ हीट एडिशन क्या होगा, सॉरी कम नहीं, बढ़ जाएगा, माय बैड, ये बढ़ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। टी मीन रिजेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट होगा। आप देख लीजिए कंडेंसर सेम जगह पे है, ये सेम कांस्टेंट टेम्परेचर जो पहले था ये अभी भी वही है टेम्परेचर। 2 डैश और 3 के बीच भी टेम्परेचर सेम है, 2 और 3 के बीच भी टेम्परेचर सेम है, समझ रहे हैं। तो टेम्परेचर फॉर मीन रिजेक्शन के लिए चेंज नहीं होगा। मैं बोलूँ क्यू सप्लाइड, तो ये कांट से आप इसको जो सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया वो भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जो x होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो मतलब डिक्रीज इन ड्राइनेस फ्रैक्शन। आप समझ रहे हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन का डिक्रीज होने से आपका टरबाइन बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये आपको प्रीफर करना है तो आप बोलेंगे नहीं हम इसको प्रीफर नहीं करेंगे। तो आपसे ये मैं क्वेश्चन पूछूं कि यार देखो एफिशिएंसी तो बढ़ रही है ना, कैसे बढ़ रही है, देखो टी मीन रिजेक्शन अपॉन टी मीन एडिशन, दिस इज कांस्टेंट, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ओवरऑल क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। इसके लिए भी तो 1 एंड 2 के लिए एफिशिएंसी बढ़ गई। चाहे आप कंडेंसर के प्रेशर को रिड्यूस करो, पॉइंट 1 अच्छे से सुनो, कंडेंसर के प्रेशर को रिड्यूस करो,
चाहे बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करो, दोनों केस में एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो हम अगर सिर्फ पागल साइंटिस्ट होते या पागल इंजीनियर होते तो हम बोलते कि एफिशिएंसी तो बढ़ गई है, अब सब कुछ अचीव हो गया ज़िंदगी में। बट ड्राइनेस फ्रैक्शन दोनों टाइम पे कम हो जा रहा है, तो टरबाइन जो है वो एफिशिएंट होगा पर 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो हम पागल नहीं, हम इंजीनियर हैं, तो हमको उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो इसलिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है। थर्ड देख लेते हैं और क्या है हमारे पास ज़िंदगी में जीने के लिए। एक थर्ड प्रोसेस होता है, बहुत फेमस है, सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग, मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम क्या रही थी कि सर ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है टरबाइन के एग्जिट में वो खराब था। तो हम क्या कहिए, सुपर हीट किए। अब सुपर हीट कैसे किए वो देखो पहले, फिर मैं बताऊंगा सुपर हीटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। क्या चल रहा था इतने दिन से जिंदगी में, ये फर्स्ट हम ड्रॉ कर रहे थे कितने बार, इसको हम सेकेंड में ड्रॉ कर रहे थे, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। ये क्लियर हो गया। सुपर हीटिंग क्या होगा कि जाएगा ऐसा 1 डैश, ये ऐसा चला जाएगा ये, तो ये 2 डैश होगा और ये 2 होगा। ठीक है, ये 2 होगा और ये 2 डैश ये वाला है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब सुपर हीटिंग होता क्या है, व्हाट इज सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। इट इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज द temperature of saturated vapor by, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सुपर हीटिंग क्या है, सुपर हीटिंग वो प्रोसेस है जो कि सैचुरेशन टेम्परेचर जो है किसका, सैचुरेशन जो टेम्परेचर है स्टीम का, उससे आप कितना ऊपर बढ़ा रहे हैं, बट क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। मींस जो P1 है वो P1 डैश के बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में वो प्रोसेस होगा। टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हो वो कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा वो टेम्परेचर राइज। सेम T1 जो डैश है वो ग्रेटर होगा T1 से। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट। डिग्री ऑफ सुपर हीट कई बार पूछता है क्या होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट, तो इसको मैं डेल टी अगर ड्रॉ करूं तो जो T होगा माइनस T सैचुरेशन। सैचुरेशन टेम्परेचर से कितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वो टेम्परेचर डिफरेंस को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट। एंथैल्पी को नहीं बोलते, टेम्परेचर को बोलते हैं। ये समझ लो, दिमाग में डाल लो कि टेम्परेचर डिफरेंस को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट। वो भी कौन सा, T जो हमको मिल रहा है माइनस T सैचुरेशन जो था किसका, वेपर का। क्लियर, डिग्री ऑफ सुपर हीट। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है, इस प्रोसेस का इफेक्ट यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ इफेक्ट क्या क्या हुआ, आप खुद ही देख लेंगे वो तो कैसे। देखिए, वर्क ऑफ टरबाइन बढ़ गया, क्लियरली दिख रहा है। ये 1 डैश और 2 डैश की जो गैप है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 1 और 2 के। W नेट भी बढ़ गया, सिंपल सी बात है। Q रिजेक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 डैश और 3 के बीच जो एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, Q सप्लाइड इंक्रीज हो गया, सिंपल सी बात है, आपको 1 डैश तक हीट करना पड़ेगा, 4 से 1 डैश तक। T मीन रिजेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। T मीन एडिशन बढ़ रहा है, सुपर हीटिंग का ही मतलब है कि हाइयर टेम्परेचर पे आप स्टीम को आउट ले जा रहे हो। T मीन एडिशन बढ़ गया।
टी मीन एडिशन बढ़ गया, ये कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम फंस कहाँ रहे थे, हमारी जिंदगी रुक कहाँ गई थी कि सर टरबाइन के एग्जिट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन बार बार कम हो जा रहा था, दोनों प्रोसेस से एफिशिएंसी तो बढ़ रही थी। तो यहाँ पे जो x2 डैश है वो x2 से ज़्यादा है, पर्पस सॉल्व्ड, हम जीत गए, हमारी जीत हुई। कैसे? क्योंकि x2 डैश जो है वो ज़्यादा है, तो मीन्स ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया, मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, तो ब्लेड जो है टरबाइन की वो सेफ हो गई। ठीक है, अभी तक बताया जा रहा हूँ तब तक सेफ है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, तो ब्लेड इरोजन कम हो गया, तो इरोजन ऑफ ब्लेड इज रिड्यूस्ड। सर तो अब तो सब कुछ अचीव हो गया, फिर क्या दिक्कत है, इतना ही पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम एक छोटी सी है यहाँ पे, देखो क्या होता है, जब आप डिग्री ऑफ सुपर हीट कर रहे हो, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आप नोटिस कर रहे हो कि जो टरबाइन का इनलेट पे होगा टेम्परेचर वो हाइयर होता जाएगा। आप बढ़ाते जाओ, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा है टरबाइन के एग्जिट पे, बट टरबाइन के इनलेट पे जो टेम्परेचर है वो हाइयर होता जा रहा है। हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल तो आया नहीं है जो इन्फिनाइट टेम्परेचर को झेल ले। तो सुपर हीटिंग की जो लिमिट है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है मेटलर्जिकल लिमिट ऑफ टरबाइन ब्लेड। मीन्स मेटलर्जिकल लिमिट हाइयर टेम्परेचर ऑफ टरबाइन ब्लेड डिसाइड करेगा। हाइयर टेम्परेचर पे ब्लेड ही गल जाएगा आपका, एग्जिट तक बात ही नहीं पहुंचेगी, इनलेट पे ही टरबाइन गया बर्बाद। फिर आप पहुंच गए उसी रास्ते में जहाँ से आपने शुरू किया था, फर्स्ट और सेकेंड केस पे। तो हमको वैसा जज्बाती नहीं होना है। तो इसकी लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ सुपर हीटिंग। लिमिट ऑफ सुपर हीटिंग क्या है, इसके मेन लिमिट क्या है, मेटलर्जिकल लिमिट ऑफ टरबाइन ब्लेड। अगर आपको ये बहुत छोटी चीज़ लग रही है ना कि सर मेटलर्जिकल लिमिट तो उतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं, कुछ एलॉय वलॉय बना देंगे तो लाइफ बदल जाएगी टरबाइन ब्लेड की, ऐसा नहीं है। ये जो मेटलर्जिकल लिमिट बढ़ाने का जो है ना, इस पर 5 साल की पीएचडी की रिसर्च होती है आईआईटीज़ में। तो ये कोई छोटा चीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ एक लाइन मैंने लिख दी तो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, कोई इतनी बड़ी नहीं। आप उसको फील करिए कितनी बड़ी चीज़ है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टरबाइन ब्लेड का इनलेट टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट या स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ दैट ब्लेड बढ़ाने के लिए 5-5 साल के लड़के एलॉय बना बना के रिसर्च करते हैं पीएचडी में, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर में। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत सारी रिसर्च पे अभी भी चल रही है। आप नेट पे अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे इस पर बहुत सारे पेपर लिख के। ठीक है, तो ये लिमिट हो गई। अब फोर्थ हम देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, कुछ नहीं है सर, रीहीटिंग। रीहीटिंग बड़ा अच्छा फिनोमिना है। मैं फिनोमिना बताने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, रीहीटिंग इज मल्टी स्टेज एक्सपांशन। अब हम मल्टी स्टेज एक्सपांशन कर क्यों रहे हैं वो हम देख लेते हैं कि मल्टी स्टेज एक्सपांशन कर क्यों रहे हैं। पर्पस ऑफ रीहीट बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हम करेंगे रीहीट कि होता क्या है रीहीट में, पर्पस ऑफ रीहीट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी। अगर एक ही ऑप्शन टिक करने में आपको आए तो प्राइमरी पर्पस, अगर 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, सिंगल ऑप्शन टिक करना है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को इंक्रीज करना टरबाइन के एग्जिट पे। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मेन एडवांटेज क्या है, रीहीट का क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ टरबाइन एग्जिट दैट इज x2 को इंक्रीज करना। इससे 2 फायदे होंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या। देखिए, इसका प्राइमरी फंक्शन पता चल गया। सेकेंडरी, ये W नेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये दोनों सर्टेन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। बट अगर कोई एक पूछ के करते ही क्यों है, तो वो मेन पर्पस होता है हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन को। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा सर बजा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन के चक्कर में टरबाइन ब्लेड उड़ जा रहा है। जितने भी हम प्रोसेस पढ़े हैं उसमें W टरबाइन या W नेट तो बढ़ ही रहा है,
तो ये मेन पर्पज़ नहीं है, भले से ऑप्टेन हो जरूर रहा है, बट मेन पर्पज़ ये नहीं, मेन पर्पज़ ड्राइनेस फ्रैक्शन को बढ़ाने का है। अब आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इससे क्या फ़ायदा होगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर हम मल्टी स्टेज एक्सपांशन या रीहीट करेंगे तो हो जाएगा। इसका मेन एडवांटेज, एक और एडवांटेज होगा, नाउ वी कैन यूज लोअर प्रेशर कंडेंसर एंड हाइयर प्रेशर बॉयलर। आप इस बात की ग्रेविटी को समझिए, बॉयलर प्रेशर को बढ़ाने में और कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करने में प्रॉब्लम कहाँ फंस रही थी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन साला कम हो जा रहा था। हमने क्या किया, हमने रीहीटिंग करके ड्राइनेस फ्रैक्शन के मैटर को सॉल्व कर दिया कि अब ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया, तो एक तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया, टरबाइन वर्क इससे भी ज़्यादा मिल रहा है, बॉयलर का प्रेशर बढ़ा के और कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज करके भी वर्क बढ़ रहा है, तो ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और ड्राइनेस फ्रैक्शन भी कंट्रोल में आ गए, तो हमारे पर्पस अच्छे खासे सॉल्व हो गए इससे। अगर आप मुझसे पूछें कि इसका डायग्राम क्या होगा सर, तो मैं वो पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में हम आएंगे। जो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं वो भी क्लियर अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, टीएस डायग्राम ऑफ मल्टी स्टेज एक्सपांशन दैट इज रीहीटिंग। अब तो मैं यहां से शुरू करूंगा क्योंकि मैंने आपको सुपर हीटिंग बता दी है। सुपर हीटिंग में क्या होता है, तो ये यहां पहुंचा, फिर से आप इसको हीट कर दे रहे हैं, तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये रीहीटिंग है। आप पार्शियल एक्सपांशन आपने किया है स्टीम का, फिर से आपने उसका हीट एडिशन कर दिया 2 पे 3, ठीक है। तो 1 2 2 से 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 1, ठीक है। अब आप देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन होना कहाँ पे था, वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली मैं एक्सपांड कर देता, ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा पहुँच कहाँ गया, देखिए कितना आगे, सैचुरेशन कर्व की कितना पास पहुँच गया, सैचुरेशन कर्व की कितना पास पहुँच गया, सैचुरेशन कर्व की कितना पास पहुँच गया, ठीक है। तो अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, इस सैचुरेशन कर्व पे ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है 1 वेपर के, लिक्विड पे होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन 0, ठीक है। और इस वेट रीजन में होता है 0 to 1 के बीच, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब नेट वर्क बढ़ गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे वर्क ऑफ टरबाइन क्या होगा, H1 माइनस H2 प्लस H3 और H4। ये जो H1 और H2 है ये हाइयर प्रेशर टरबाइन है, हाइयर प्रेशर टरबाइन, और H3 और H4 है लोअर प्रेशर टरबाइन LPT, ठीक है। ये हाई प्रेशर पे काम कर रहा है, आप देख लीजिए 1 ये वाला हाई, ये प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू ये 3 वाले प्रेशर के, ये कम हो गया प्रेशर, प्लस H3 माइनस H4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Q सप्लाइड, देखिए Q सप्लाइड हम इतने देर से H1 माइनस H6, ये वाला ये प्रोसेस, दिस वन ये वाला प्रोसेस, प्लस H3 माइनस H2 भी होगा। आप समझिए इस चीज़ को, H3 माइनस H2 भी होगा, ये भी तो हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस में 2 से 3 में भी तो हीट एडिशन हो रहा है। रीहीट वर्ड है 2 बार हीट, रीहीट मतलब 2 हीट, फिर से एक बार हीट कर रहे हो तो हीट एडिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब Q रिजेक्शन क्या होगा, H4 माइनस H5, ठीक है। अब एफिशिएंसी पे मैं गेम देखता हूँ क्या होगा, W नेट अपॉन Q सप्लाइड। W नेट जो है वो बढ़ गया, ऑब्वियसली W नेट बढ़ गया ना, टरबाइन का वर्क बढ़ गया, Q सप्लाइड भी बढ़ गया, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि कम होगी, वी कांट से। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, मीन्स
टी मीन एडिशन या एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे टी मीन रिजेक्शन इज कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टी मीन रिजेक्शन कांस्टेंट है, तो जो अगर टी मीन एडिशन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टी मीन एडिशन कम होगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हम क्या लिखते हैं, मे इंक्रीज या मे डिक्रीज, हम सर्टेन नहीं है कि ये बढ़ेगी ही, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। मे इंक्रीज वाला जो पॉइंट है ना, ये कब ट्रू होगा, इफ रीहीटर pressure kept 20 to 25% of बॉयलर प्रेशर, तब ये अचीव हो जाएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख देता हूं जो बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो अब क्लियर आपकी हो जाएगी। क्या, रीहीट कैन पहला इंक्रीज डायनेमिक फ्रिक्शन, सेकेंड डब्ल्यू नेट इंक्रीज करेगा, थर्ड एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। पहला कॉन्सेप्ट, कैन वर्ड पे फोकस करो, ये गेम बजा देगा आपका नहीं तो, ठीक है। कैन लिखा है मैंने, अब अगर मैं लिखूं रीहीट ऑलवेज इंक्रीज, सो आपका आंसर क्या होगा, ट्राइनस फ्रैक्शन बढ़ाता है और डब्ल्यू नेट बढ़ाता है, बस। एफिशिएंसी ऑलवेज इंक्रीज नहीं करता, वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकता है। कैसे, अगर आप रीहीट का जो प्रेशर है वो 20 to 25% ऑफ बॉयलर प्रेशर के जैसे रख दीजिए, ठीक है। अब एक और जो है लास्ट मेथड, मॉडिफिकेशन ऑफ रनकाइन साइकिल का, ठीक है। फिफ्थ, रीजनरेशन। रीजनरेशन ये क्या यूज करता है, यूज वेस्ट हीट। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे पूछे, ये सारे आपको ऑप्शन दे दे, और अगर आपसे ये चीज पूछे, बेस्ट प्रोसेस टू इंप्रूव एफिशिएंसी, मैंने क्या बोला, देखिए एफिशिएंसी तो सब बढ़ा रहे हैं, रीहीट में बस देखना रहेगा कंडेंसर प्रेशर, सॉरी रीहीट प्रेशर को 20 to 25, बट बाकी तो लगभग सब बढ़ा रहे हैं। पर उसमें बेस्ट वे कौन सा है, तो बेस्ट प्रोसेस टू इंप्रूव एफिशिएंसी इज रीजनरेशन। याद रखिए, अगर बेस्ट प्रोसेस पूछे आपसे तो वो रीजनरेशन है। इसका एम क्या है, इसका एम ही है टू इंक्रीज एफिशिएंसी। भाई ये इसका काम ही है एफिशिएंसी इंक्रीज करने का, तो ऑब्वियसली ये बेस्ट प्रोसेस ही होगा ना। अब वेस्ट हीट मतलब क्या होता है, वेस्ट हीट को हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको समझाता हूं। यहां पे हम करते हैं ब्लीडिंग, स्टीम ब्लीडिंग। क्या लिख रहा हूं मैं, स्टीम ब्लीडिंग, ये आपके लिए एक नया टर्म है। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का निकलना, जैसे कि ब्लड की ब्लीडिंग हो रही है तो खून का कट के निकलना उस जगह से जहां से वो एक नॉर्मल पाइप में, जैसे कि आपकी आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, अगर वो कट गए तो खून का निकलना, समझ रहे हैं। ब्लीड करना मतलब जहां पे उसको फ्लो हो रहा था नेचुरली, वहां पे कुछ कट लगा के आपने खींच लिया तो वो ब्लीड हो गया। तो स्टीम ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर पार्शियल एक्सपांशन।
एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर पार्शियल एक्सपांशन को हम बोलते हैं स्टीम का ब्लीडिंग होना, निकलना। ठीक है, अब मैं अगर इस कर्व इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। एक बार अच्छे से डायग्राम देख लीजिए, इसका सिस्टमेटिक डायग्राम मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं अच्छे से आपको बता दूंगा प्रोसेस को प्रॉपर्टी डायग्राम में पुट करके। सबसे पहले भाई सब बॉयलर है हमारे पास, बॉयलर सबसे अच्छा, तो बॉयलर सबसे पहले, ये दिस इज टरबाइन। अब इस टरबाइन से पार्शियल एक्सपांशन के कारण मैं कुछ क्वांटिटी ऑफ स्टीम को ब्लीड कर लिया, बाकी फर्दर एक्सपांशन हो गया और वो कहाँ चली गई, कंडेंसर में। ठीक है, तो ये 1 पार्शियल एक्सपांशन 2 पे फाइनल में पहुंची, वो बाकी जो स्टीम बची जिस मास को आपने निकाल लिया वो 2 पे चली गई, जो बाकी जो स्टीम बची वो 3rd पे चली गई, समझ रहे, कंडेंसर के पास चली गई। कंडेंसर के बाद वो किस में आएगी, 4 में। ठीक है, 4 में यहां पे एक लगा होगा पंप, एक ये पंप लगा होगा, फिर ये पंप करके कहां चली गई, 5 में। यहां पे एक बड़ा सा होता है ओपन फीड वाटर, ओपन फीड वाटर। यहां पे क्या होगा, ये 5 पॉइंट चला गया यहां पे, ये 2 पॉइंट चला गया यहां पे, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 6। फिर एक पंप और ये फाइनली 7 पहुंच गया बॉयलर पे, एक साइकिल बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे 1 kg पर सेकेंड, मान लीजिए 1 kg पर सेकेंड यूनिट मास 1 चल रहा है, 1 शुरू किया, आपने निकाल लिया m डॉट, m निकाल लिया आपने, मान लीजिए मास ब्लीड कर लिया। ये m क्या है, ब्लीडिंग मास, जो आपने ब्लीड किया निकाला है, ब्लीडिंग मास। फ्लो रेट या मास, एक्चुअली फ्लो रेट होता है हमेशा, क्योंकि ये एक साइकिल है, फ्लो ओपन सिस्टम की साइकिल है, तो यहाँ पे हमेशा फ्लो रेट आप देखते हैं पर सेकेंड, तो ब्लीडिंग फ्लो रेट। तो यहाँ पे कितना गया, 1 में m माइनस हो गया, जो 3rd तक गया होगा 2 से 3, 2 पे आपने m निकाल लिया ना, मास ब्लीड कर लिया, बचा कितना 1 माइनस m। तो ये 1 माइनस m यहाँ पे 4 पे भी 1 माइनस m होगा, 5 पे भी 1 माइनस m होगा। अब 5 पे 1 माइनस m और 2 पे m मिलके कितना हो गया, 1 kg पर सेकेंड ही मान लीजिए यूनिट, तो 6 पे कितना हुआ, 1। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं एट ओपन फीड वाटर में, ठीक है, तो सिंपल H6 इंटू 1, क्योंकि H6 में 1 हो गया, H2 पे कितना है m, प्लस H5 पे कितना है 1 माइनस m। ये सारी प्रॉपर्टी आपको देगी, अब आराम से ये ब्लीडिंग मास निकाल सकते हैं कि m कितना आपने मास ब्लीड किया, m कितना आपने ब्लीड किया, आप इस फॉर्मूले से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका प्रॉपर्टी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। मैं इसका प्रॉपर्टी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, सिंपल सा। मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए ये 1 है, यहाँ पे m मास ट्रेवल किया, मान लीजिए 2 पे आपने कुछ ब्लीड कर लिया मास, फिर आपने फर्दर 3 पे इसको भेज दिया, फिर 3 to 4 क्या था, कंडेंसर, आप चेक कर लीजिए 3 to 4, फिर 4 पे आपने पंप करके 5 पे किया। अब ये 2 और 3 मिक्स होके कहाँ पहुँच गए, 6 पे, फिर 6 to 7 आपने फिर पंप कर दिया, तो ये 7 पे पहुँच गया, तो ये आपका साइकिल बन गया। तो यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे आपने m मास निकाला, यहाँ पे यूनिट मास आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस m, कंडेंसर पे कितना फ्लो हुआ 1 माइनस m। ठीक है, ये यहाँ पे मिक्स होके वापस 1 और ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वर्क ऑफ टरबाइन क्या हुआ,
H1 माइनस H2 नॉर्मल 1 पे प्लस 1 माइनस, अब आपने मास निकाल लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कम मास फ्लो होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ मास कम होगा, ठीक है। तो वर्क ऑफ टरबाइन क्या हुआ, कम। अब अगर सेम पावर आउटपुट है, ठीक है, फॉर सेम पावर आउटपुट, क्योंकि एज टरबाइन वर्क इज डिक्रीज्ड, एज WT इज डिक्रीज, सो मास फ्लो रेट शुड इंक्रीज। क्यों, पावर क्या होता है, मास फ्लो रेट इंटू W नेट, अगर टरबाइन के लिए बोले तो WT। तो अगर ये कम होगा तो सेम पावर आउटपुट पाने के लिए आपको इस मास को बढ़ाना पड़ेगा, मास फ्लो रेट को, और अगर मास फ्लो रेट को बढ़ गया तो इसका एक कंक्लूजन क्या निकला कि बॉयलर साइज बढ़ गया। क्लियर है पहली पॉइंट आपको। सेकंड, टी मीन एडिशन बढ़ गया, वो आपको दिख रहा होगा, कैसे, मैं दिखा देता हूँ फिर से। अगर ये प्रोसेस 5 से होता, ये इतना तामझाम नहीं होता, तो ये 5 का जो पॉइंट होता वो यहाँ पहुँचता, ये यहाँ पे, ये 4 से ये सीधा यहाँ पहुँचता। तो ये जो टेम्परेचर ये 7 से कम है, दिस टेम्परेचर, तो 7 से कम है, तो हमारा जो टी मीन एडिशन हुआ वो बढ़ गया। नहीं तो अगर नॉर्मल साइकिल होता तो ये इस नीचे लोअर पॉइंट, लोअर टेम्परेचर पे होता हमारा। क्या लोअर टेम्परेचर पे क्या होता, बॉयलर का जो इनलेट पॉइंट है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम हो जाता। तो अगर हमने रीजनरेशन किया है तो टी मीन एडिशन बढ़ गया, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से अगर ये बढ़ गया तो एफिशिएंसी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि टी मीन रिजेक्शन तो सेम है ना, टी मीन रिजेक्शन इज कांस्टेंट। अब देख लीजिए टी मीन रिजेक्शन सेम है। थर्ड, क्यू रिजेक्शन कम हुआ क्योंकि 1 माइनस एम मास आ रहा है, तो 1 माइनस एम मास होने के कारण जो नेट हीट रिजेक्शन है वो कम हो गया, और जो मास फ्लो रेट हो रहा है कंडेंसर से वो भी ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंडेंसर साइज है आपको वो कम छोटा चाहिए पड़ेगा, तो कंडेंसर साइज क्या होगा, ड्रॉप। बॉयलर साइज बढ़ जाएगा, कंडेंसर साइज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। एक टर्म आता है हीट रेट, वो यहीं आप देख लीजिए क्या होता है, हीट रेट। तो हीट रेट क्या होता है, इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी, तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा उसका हीट रेट कम, ठीक है। ये आप याद रखिए, आपसे कई बार हीट रेट भी पूछ सकता है। और ये किसमें होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में, परसेंट में नहीं। आप कोई भी चीज़ को परसेंट में नहीं रखते हैं न्यूमेरिकल में, फ्रैक्शन में ही रखते हैं। 80 बोला है तो 0.8। तो फोर्थ कंक्लूजन इसी से मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ी तो हीट रेट कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ी, हीट रेट कम हो गया।